हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में क्लास 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमें करना क्या है और पढ़ना क्या है, हम ये इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे आप देख रहे हो, उसमें लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का यूज करके। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे करेंगे, वो भी केमिस्ट्री का यूज करके। तो क्या किया जाता है इस टॉपिक में, इट इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by the energy released during spontaneous chemical reaction. स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, उसी एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उनसे एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को अगर हम बात करें, तो ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये होती क्या है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पर सिंपल सा मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट हमारा यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम जिंक मेटल को मिलाते हैं तो यहाँ रिएक्शन होती है और ये मिलता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये हमारी है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ नहीं करना है, कॉपर सल्फेट में जिंक मेटल को हम मिलाएंगे तो अपने आप रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। मतलब वो सारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो आप ऑटोमेटिक अपने आप प्रोसीड हो जाएं, बस उन दोनों को कांटेक्ट में लाने पर, दोनों रिएक्टेंट को, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये सेटअप रखा है। हम इस सेटअप में देखेंगे कि किस टाइप से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, ये आप देख रहे हैं। जो हमारे पास एक केमिकल लिखा है ये है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर हमारे पास है ये जिंक की प्लेट। तो ये है जिंक, जो यहाँ पर आप लिखा है ये कॉपर सल्फेट। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो इनके बीच में होगी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी, और यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी सरफेस को, इंटरफेस को, और इसमें मैं यहाँ पर डिप कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ डिप कर दिया, इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। अब हम इसे दिखाने जा रहे हैं आपको कि ये किस टाइप से यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है या करंट जनरेट हो रही है। आप यहाँ पर एलिमिनेटर में देख सकते हैं, मल्टीमीटर में। मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन को इस तरीके से, लिक्विड वाले को एक टर्मिनल से, और यहाँ पर इसको इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इसमें रीडिंग में देख सकते हैं कि हमारा आ रहा है मीन्स 0.868789 9 पॉइंट नियर अबाउट 1 वोल्टेज के नियर अबाउट जा रहा है, रीडिंग में आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इस टाइप से हमें नियर अबाउट 1 वोल्ट का लगभग करंट हमें वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके नुकसान क्या हो रहे हैं? इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो गया, ये ब्लैक सा हो गया, इस पर डिपोजिशन हो गया कॉपर का। मतलब ये रिएक्शन हमारी जो हो रही है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी तो बना सकते हैं, लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये कुछ देर में सारा केमिकल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ और तरीका अपनाते हैं, तो देखते हैं कि और क्या हम तरीका अपना सकते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा वॉश आउट कर लेते हैं। तो आपने अभी देखा यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट से हमने जिंक किया, जिंक रिएक्शन हुई यहाँ पर, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई थी, उस एनर्जी का यूज करके हमने वोल्टेज जनरेट किया, नियर अबाउट 1 वोल्ट के बराबर हमें वोल्टेज मिल गया। लेकिन इससे दिक्कत क्या आई कि वो प्रॉब्लम हो गया वहाँ से। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इस तरीके से थोड़ा चेंज करते हैं। अब इसके लिए क्या किया कि हम 2 सेटअप बनाते हैं अलग अलग। एक हम यहाँ पर कंटेनर ले रहे हैं कॉपर सल्फेट,
और एक दूसरा कंटेनर हम यहाँ पर ले रहे हैं जिंक सल्फेट। अब हम 2 बीकर ले रहे हैं, 2 ग्लास बीकर ले रहे हैं इस टाइप से। एक के अंदर हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट रखेंगे, इस वाले में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा होगा यहाँ पर CuSO4, और इस वाले में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा जिंक सल्फेट। इस टाइप से जैसे हमारे सामने यहाँ पर रखा हुआ है, एक हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का हुआ और एक दूसरा हमारा यहाँ पर जिंक सल्फेट का हुआ, ये दोनों इस टाइप से। तो ये दोनों हमारे जो सेटअप हैं, अब इनमें हम क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर की ही प्लेट को डिप करनी है, जिंक की नहीं करनी है। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की प्लेट को जब यहाँ पर हम डिप करेंगे इस टाइप से, तो इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई डिपोजिशन नहीं होगा। फिलहाल अभी देखेंगे कि इसमें आखिर रिएक्शन क्या हो रही है। और ठीक उसी तरीके से मैंने इसको अभी थोड़ा सा वॉश आउट किया, फिर भी इस पर थोड़ा आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने ये जिंक की प्लेट को डिप कर दिया। ठीक, अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमारा ये जो सिस्टम है, ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, हमने कॉपर की प्लेट डिप की, तो यहाँ पर अब हम एक कॉपर की प्लेट लगाने वाले हैं। ये कॉपर की प्लेट लगा दिया, ठीक है। और दूसरा हमारा जो सेटअप है ये जिंक सल्फेट, इसमें हमें जिंक की प्लेट लगानी है, तो हम यहाँ पर जिंक की प्लेट लगाते हैं। जिंक का कलर थोड़ा ग्रेस कलर ले लेते हैं यहाँ पर। चलो मैं जिंक के लिए कौन सा कलर ले लूँ, वाइट ही ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ये जिंक की प्लेट हो गई, यहाँ जिंक सल्फेट है। इस टाइप से हमने 2 सेटअप बनाए। इन दोनों सेटअप को हम यहाँ पर जो बोलेंगे, इसको हम एक नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये हो गया मेटल टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। एक्चुअल में इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं मेटल टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो हमने कॉपर की प्लेट रखी है ये मेटल है, और इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें कॉपर +2 के फॉर्म में है। तो कॉपर सल्फेट में एक्चुअल यहाँ पर ये Cu+2 के फॉर्म में है, यहाँ पर ये आपका कॉपर Cu+2 के फॉर्म में है। सल्फेट पर यहाँ पर -2 का चार्ज है। कॉपर आपकी पूरी ये मेटल है, यहाँ पर मेटल ये कॉपर मेटल है, तो ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सेम इसको भी यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इस जगह पर ये जिंक मेटल है, ये अगर बात करूँ तो ये जिंक मेटल है, और इस जगह पर ये हमारा जिंक सल्फेट मीन्स Zn+2 आयन है, और यहाँ पर सल्फेट माइनस है। तो ये भी एक मेटल टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या किया कि जो हमारा डिपोजिशन हो रहा था, जो उसमें हमने आपको दिखाया था, इस पर कलर आ गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कलर नहीं आ रहा है, एकदम से कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से सेटअप बनाया, तो इसको हम बोलते हैं मेटल टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब 2 इस सेटअप हम इस टाइप से बना दिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो हमें ये देखते हैं कि कॉपर मेटल और कॉपर आयन के बीच में उनकी थोड़े से नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों का नेचर कैसा होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कॉपर +2 आयन ये टेंडेंसी रखता है कॉपर मेटल में चेंज होने की। अब इसके पीछे का रीजन है वो हम आगे से अलग से डिस्कस करेंगे कि कॉपर आयन क्यों Cu+2 में जाता है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Cu का है 3d10 4s1, Cu+ का है 3d10 4s में 0। अब देखना कि अगर हम इसे Cu+2 बनाएं तो ये एक्चुअल में 3d9 होने वाला है। अब ये 3d9 जाएगा, और 3d10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी स्टेबल माना जाता है, तो ये Cu+2 की स्टेट में नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि D से फिर 9 हो जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा, हाफ फिल्ड फुलफिल ब्रेक हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो यहाँ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो Cu+2 से ये चाहता है कि ये Cu में चला जाए, उल्टा चाहता है कि यहाँ से +2 से ये इस स्टेट में चला जाए।
तो इस तरीके से देखते हैं कि कॉपर की जो टेंडेंसी है वो Cu+2 से Cu में जाने की है। अब जिंक की बात अगर हम करें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका होगा 3d10 4s2। ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10। अब 3d10 ये स्टेबल स्टेट में आ गया, इसका मतलब जिंक चाहेगा कि वो +2 स्टेट में चला जाए। यहाँ पर ये जिंक था, यहाँ कंडीशन में ये जिंक +2 में आ जाएगा। तो Zn के साथ उल्टा है, Zn चाहता है वो Zn+2 में जाने की। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका जस्ट अपोजिट रहेगा इससे कॉपर के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू चेंज इनटू Zn+2 आयन। अब आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों मेटल और मेटल आयन के बीच की क्या रिलेशन है आपस में। ठीक, अब होगा क्या कि कॉपर +2 कॉपर में जाना चाहता है, बिल्कुल ठीक। यहाँ से ये कॉपर +2 आएगा किसके पास, कॉपर मेटल के पास। आखिर में इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट के अंदर, चूंकि प्लस माइनस दोनों बराबर होते हैं ना, इसका न्यूक्लियस है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कॉपर के न्यूक्लियस और उसके बाहर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर हम एक साथ अरेंज करें तो देखेंगे इस तरीके से न्यूट्रलिटी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब ये +2 यहाँ से आएंगे, कॉपर +2 आयन, ये +2 आयन यहाँ पर आए, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ से आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इस कन्वर्जन से इफेक्ट क्या आ रहा है कि इस पूरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन इसके धीरे धीरे कम होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो फाइनली इस प्लेट पर एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, ये प्लेट थोड़ा सा प्लस हो जाएगी। ये इस वजह से कि कॉपर आयन का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, कॉपर आयन के डिपोजिशन होने से ये आपका थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर ये प्लेट प्लस हो गई। अब कॉपर आयन यहाँ रिलेटिवली कम हो गए, इस जगह पर Cu+2 की अगर हम बात करें तो ये Cu+2 आयन जो थे यहाँ से कम हो गए, इनकी संख्या यहाँ पर कम हो गई। इधर आपके डिपॉजिट हो गए थोड़े थोड़े कॉपर के एटम, यहाँ पर ऐसे आ गए इसी प्लेट के ऊपर, और ये फाइनली क्या हुआ कि ये प्लेट पॉजिटिव हो गई और यहाँ पर सल्फेट आयनों की संख्या ज़्यादा हो गई। सल्फेट आयन की संख्या ज़्यादा हो गई क्यों, क्योंकि कॉपर आयन कुछ हट गए तो सल्फेट आयन वो थोड़ा ज़्यादा हो गए, तो सॉल्यूशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर आयन की संख्या कम होने से, सल्फेट आयन की संख्या बढ़ने से, प्लेट यहाँ पॉजिटिव होने से इन दोनों के बीच अल्टीमेटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इनके इंटरफेस पर। जो मेटल का इंटरफेस है, ये मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच की जो गैपिंग है इस जगह पर, जहाँ पर मैंने दिखाया कि ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस गैप क्रिएट होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये E0 से दिखाते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा और नॉर्मल है तो इसी को बोलते हैं E, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल देते हैं E। ये वोल्टेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के इंटरफेस का वोल्टेज डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस से क्या होगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई प्लेट और ये सॉल्यूशन निगेटिव हो गया। ठीक यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो Zn से Zn+2 में जाने की टेंडेंसी है। अब यहाँ से Zn जब Zn+2 में जाएगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर छोड़कर जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि प्लेट ये फाइनली निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। ठीक, और सॉल्यूशन में क्या होगा, Zn+ की संख्या बढ़ जाएगी। भाई यहाँ से भी तो Zn+ आ रहे हैं, यहाँ Zn+2 की संख्या बढ़ गई, रिलेटिव सल्फेट आयन की संख्या कम हो गई, तो होगा क्या कि ये पूरा जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। मींस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये इंटरफेस पर, मींस मेटल और उसके सॉल्यूशन के इंटरफेस पर यहाँ पर भी वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और इसको भी हम ई सेल नाम देंगे। ये इस टाइप से वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसको हम नाम लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया कि उस जो आपने मेटल टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाया था उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आया। ठीक, ए बी वाले को जो शुरू में हमने दिया था ई, इसको भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां तक बात हो गई। अब देखो क्या होगा कि इन दोनों सेटअप में अगर हम बात करें तो यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो होगा क्या आखिर में? होगा ये यहां पर कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिफरेंस आया था उसके डिफरेंस की वजह से ये नेगेटिव हो गया आपका, इस जगह नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो हो क्या रहा है? अगर हम प्लेट की बात करें तो यहाँ पर जो कॉपर की प्लेट थी, ये हमारी कॉपर की प्लेट थी और ये हमारी जिंक की प्लेट थी। कॉपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव वाली प्लेट, जिंक वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इस जगह नेगेटिव आ रहा है। अब अगर देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, किसी तरीके से कनेक्ट करें, तो ये चांस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके आएंगे इसके पास, क्योंकि न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जहाँ से ज़्यादा होंगे दूसरी तरफ आएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का ये मूवमेंट पॉसिबल होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जहाँ भी होता है वहाँ पर करंट बनती है, तो हमें करंट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या हमारा ऐसा सेटअप काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रखे हैं, हमने दोनों ये सेटअप बना रखा है, हमने आप ये डिस्कस किया, जो ये पूरी बात यहाँ पर है, ये जिंक का हो गया और ये कॉपर का, और ये हमारा हो गया जिंक का। ठीक, अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो ज़रा चेक करते हैं प्रैक्टिकली क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम इनको कनेक्ट करके चेक करते हैं, देखते हैं कैसा होता है या नहीं। इधर हमने दिखाया ये इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है और ये जिंक वाले पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कनेक्शन होने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अभी भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न हो गया? अभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। जैसे हम इन दोनों को कनेक्ट कर दिए, हमने क्या किया, यहाँ से ये वाली प्लेट को इसके साथ में हमने कनेक्ट किया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर आ नहीं रहे। आते तो हमें यहाँ पर डिटेक्शन मिल जाता वोल्टेज में, लेकिन मिला नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न देखिए। इसके पीछे का रीज़न ये है, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक्चुअल में इस जगह पर जिंक आयन की संख्या ज़्यादा है और ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों को, जो यहाँ से जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉनों को लिया गया था, ये सभी इलेक्ट्रॉनों को बाहर जाने पर, मीन्स इधर जाने से रोक रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए। ये कह रहे हैं भाई कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास चार्ज प्लस ज़्यादा जो है उसको मेंटेन रखना है, तो आप यहीं रहो, अट्रैक्ट करके रोक रखे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन उधर से आना भी चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए सल्फेट आयन की संख्या ज़्यादा है इस सॉल्यूशन में, कॉपर आयन तो कम हो गए थे। तो ये सल्फेट आयन यहाँ पर काउंटर इस पर अटैक कर रहे हैं कि भाई यहाँ की न्यूट्रलिटी तो मैं ही करूँगा, आप उधर से क्यों आ रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है, सल्फेट के निगेटिव चार्ज के रिपल्सन की वजह से उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरा ये निगेटिव जो चार्ज है यहाँ पर Zn+2 की वजह से उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। अब इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं? इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और लाते हैं। डायरेक्ट इसको आपस में कनेक्ट ना करने के बजाय थोड़ा सा इस सेटअप में और चेंजेज लाते हैं, और वो चेंज हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। इन दोनों को एक लिक्विड से हम एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दें। इन दोनों को इस टाइप से अगर कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन के बाद तब देखते हैं कि क्या होता है। ये इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे तो देखिए क्या है, अभी जो सल्फेट आयन इधर इन्वॉल्व था, जो इलेक्ट्रॉनों को उधर से आने में रोक रहा था, देखिए इस टाइप से इनको अगर हम आपस में कनेक्ट करते और इलेक्ट्रॉनों को आने से रोकने वाले, इस टाइप से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इधर आने से रोकने वाले जो इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने दे रहे थे, ये सल्फेट जी, इनको हम इधर के बजाय इधर डाइवर्ट कर देंगे। जो इधर जा रहे थे
इस साइड से इनको मैंने हटा दिया और कह दिया जी सल्फेट जी आप एक काम करो, आपको मैं इधर बिजी रख रहा हूँ। तो ये सल्फेट तेजी से इसमें भगेंगे यहाँ पर, ठीक। इसमें हमने वाटर फिल कर दिया है, वाटर। अब देखो क्या होगा, सल्फेट इधर से जाएंगे, क्यों जाएंगे उसके पीछे का रीजन भी देखो, क्यों जाएंगे सल्फेट उधर। ये यहाँ पर जो जिंक भाई साहब थे, ये जिंक वाले, ये Zn वाले, ये क्या करेंगे, इनको भी इधर ये इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोक रहे थे, तो क्या होगा कि इनको इधर से भागने का मौका मिलेगा, जो कि दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करेंगे, दोनों जाकर यहाँ टकराएंगे। इधर से आएगा सल्फेट और इधर से आएगा Zn+2। एक साइड से जिंक आ रहा है, एक साइड से सल्फेट आ रहा है, ये इस टाइप से यहां पर आकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस टाइप से क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने सल्फेट को यहां से हटा दिया और हमने जिंक को यहां से हटा दिया। अब ये दोनों आपस में जाकर वहां एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं। तो हमारा यहां पर काम थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। तो अब देखेंगे किस टाइप से हमारा काम यहां बन जाएगा। ये पॉजिटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस सेटअप को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या ऐसा हमारा पॉसिबल हो रहा है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर एक यू टेप की ये ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें हमने थोड़ा सा फिल किया पानी। कोशिश किया, थोड़ा सा एयर बबल फिर भी आ गया। अब इसमें हम यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इस टाइप से हमने एक सेटअप बना दिया। अब ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या कंडक्टिविटी मिल रही है या नहीं। तो ज़रा आप देखते हैं इंडिकेटर यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1.030 ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 1.03। इसका मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो भी जिंक और कॉपर आयन आपस में लड़ रहे थे, इनका हमने कुछ हद तक निपटारा कर दिया और हमारी एक सेल बनती हुई नज़र आ रही है, कुछ हद तक काम कर रही है। अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये देखना क्या है कि इस जगह से इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से तो कंडक्टिविटी बन गई हमारी, वोल्टेज हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर ये एक सेल टाइप बन गई। एक सेल टाइप बनने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं, और सेल में जब हम सिंबल दिखाते हैं सेल का, तो सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना कि करंट की डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। बैटरी का सिंबल जब देते हैं तो कुछ इस टाइप से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इधर हो रहा है और करंट की डायरेक्शन हम इधर दिखाएंगे। ये करंट की आई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट। तो ये हमारा जो सेल बनेगी, वो सेल का एक्चुअल में जो इसका वोल्टेज ई सेल बनेगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, पॉजिटिव की डायरेक्शन में हम दिखाते हैं इस टाइप से। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा Zn+ ये है, सल्फेट माइनस ये है, इसका मतलब प्लस इधर है और माइनस हमारा इस साइड में। इस समय यहाँ जिंक इधर मूव कर रहे हैं, सल्फेट आयन इधर जा रहे हैं, मीन्स नेगेटिव इधर मूव कर रहे हैं, आयन पॉजिटिव इधर मूव कर रहे हैं। तो जिधर आए इलेक्ट्रॉनों के कैटायन का मूवमेंट होगा, उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में इधर जा रही है, यहाँ करंट की डायरेक्शन इधर है, इसमें करंट की डायरेक्शन इस साइड में है। तो यहाँ का जो वोल्टेज बन रहा होगा, वो वोल्टेज को कुछ इस टाइप से हम दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ये सेल के वोल्टेज को थोड़ा सा रोक रहे हैं। ये आयन जो मूव कर रहे हैं, ये अपना एक अलग से वोल्टेज बना रहे हैं, एक अलग सेल का एक सिस्टम दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज कुछ कम होगा। इसी को हम बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। इनके बीच में जो जंक्शन मिल रहा है, उसका वजह से एक पोटेंशियल बन रहा है, जो कि ये मेन पोटेंशियल को रोक रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर ये इसे हटा करके एक हम दूसरा सेटअप बनाते हैं। ये हमारे पास है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हमने बनाया कैसे, ये यू शेप की एक ट्यूब है, इसमें हमने अगर पाउडर लिया, अगर पाउडर में हमने पोटेशियम क्लोराइड मिलाया। और अब पोटेशियम क्लोराइड मिलाने से क्या होगा कि ये कंडक्टिंग मीडियम का काम तो करेगा है, लेकिन इसमें आयन्स मूव नहीं कर पाएंगे। जो ये जिंक आयन मूव करके इधर जा रहे थे, जो ये सल्फेट इधर जा रहे थे, ये आयन्स मूव नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसके अंदर जो हमारा के और Cl आयन है पोटेशियम क्लोराइड का, वो आपस में मूव करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इस वाले सेटअप को हम यहाँ से हटाते हैं।
इस टाइप से, और अब हम रखेंगे इस जगह पर ये सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। अभी सॉल्ट ब्रिज में एक्चुअल में हम देखें तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर इसकी थिकनेस बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें आयन को दिखाना है। एक्चुअल में मेरे यहाँ पे हमारे पास ये के रखा है और यहाँ पर हमारा Cl माइनस है, पोटेशियम क्लोराइड हर जगह पर है। यहाँ पर भी के प्लस है, Cl माइनस है, पूरे में यहाँ पर अगर अगर पाउडर में यहाँ तक हमने फिल कर रखा है। अब क्या होगा, इस जगह पर सल्फेट हैं, तो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा कि सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास ये जो सेटअप है, इसमें सल्फेट आयनों को हमें न्यूट्रलाइज करना है, इधर इस वाले को। तो ये के प्लस आयन मूव करेंगे इस साइड में, के प्लस आयन इधर आएंगे और इधर से ये सल्फेट आयन मूव करेंगे और यहीं जा कर के न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि ये सॉलिड मीडियम है, इसमें आयनों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इस जगह पर ये वाले बड़े आयनों का मूवमेंट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ये पोटेशियम आयन यहाँ तक आएंगे और ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यहाँ होगी। और उसी तरीके से Cl का मूवमेंट इस टाइप इधर होगा, ये Cl माइनस यहाँ आएगा और यहाँ से Zn+2 जा करके इस जगह पर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अब हमारा थोड़ा वोल्टेज जो है, अगर बात करें तो वोल्टेज हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, सॉल्ट ब्रिज को अब लगाते हैं। तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज को मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब सॉल्ट ब्रिज को लगाने के बाद हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज क्या आ रहा है। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को लगाते ही हमारा वोल्टेज पहुँच गया, बढ़ता जा रहा है 0.53, 54, 56, 57, ये इस टाइप से वोल्टेज हमारा बढ़ता जा रहा है और ये जाकर रुकेगा 1.01 के नियर अबाउट। एक हमारे पास और सॉल्ट ब्रिज है, इसकी जगह हम दूसरे वाले का यूज करके देखते हैं, हो सकता है इससे कंडक्टिविटी और ज़्यादा आए हमें। ये हमें मिल गया 1.07, 1.1 के नियर अबाउट होता है, 1.07 के बराबर हमें वोल्टेज मिल गया। तो इस टाइप से हमारा ये सेल बढ़िया से काम कर रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट पॉसिबल हो गया और ये आपका एक कंप्लीट सेल बन गया। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि इसे हम बोलते हैं क्या, ये हमारा जो नेक्स्ट है ये इतने हम बोलते हैं इसको हाफ सेल, ये हमारे हाफ सेल है। और ये वाले हो जाएगा हमारा जो नेक्स्ट, ये सेकंड वाली, ये सेकंड हाफ सेल है, ये भी है हाफ सेल। तो इस टाइप से हमने एक सेल बनाया हाफ सेल, जिसे हमने दिया ये वाली को हाफ। और कंप्लीट इसको अगर हम बात करें तो कंप्लीटली एक साथ इसको हम क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। कंप्लीट तरीके से अगर हम बात करें तो ये दोनों को एक साथ हम बोलते हैं डैनियल सेल। ये डैनियल सेल हमारी हो गई। तो इस टाइप से इसको हम डैनियल सेल बोलेंगे। हाँ, अगर हमने यहाँ पर कॉपर और जिंक का प्लेट लिया है, जिंक और कॉपर की प्लेट है, तो ही से डैनियल बोलेंगे। अगर जिंक और कॉपर के अलावा अगर हमने कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लेकर बनाया है तो इसे हम वोल्टेइक सेल बोलेंगे, वोल्टेइक सेल। या इसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो डैनियल सेल तभी बोलेंगे जब इस टाइप से कॉपर और जिंक का ही स्पेशली सेटअप हम लेंगे, तभी हम यहाँ पर इसे बोलेंगे। तो हाफ सेल इसकी हो गई, हाफ सेल यहाँ पर हो गई। अब और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रोड का क्या नाम होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड का क्या नाम होगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये आपकी एक्चुअल में देखें तो ये पॉजिटिव प्लेट हो रही है और हो क्या रहा था यहाँ पर, यहाँ Cu+2 कॉपर मेटल में चेंज हो रहा था, तो रिडक्शन हो रहा था इस प्लेट पे। यहाँ एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है, Cu+2 कॉपर में जा रहा है। तो जहाँ रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड प्लेट। जो भी होगा उसे हम कैथोड प्लेट बोलेंगे। ये कैथोड प्लेट है, रिडक्शन हो रहा है। और इस जगह पर अगर हम बात करें तो यहाँ Zn+2 में जा रहा है, Zn एटम जो है वो जिंक से Zn+2 में जा रहा है, तो इस जगह पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इस जगह पर,
तो ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा हम उसे बोलेंगे एनोड प्लेट। तो यहाँ एक्चुअल में क्या है, ये जिंक आपकी एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट, और यहाँ पर हमारी ये कॉपर जो है ये है कैथोड प्लेट। थोड़ा यहाँ अजीब सा लग रहा होगा कि हम एनोड प्लेट जो माइनस निगेटिवली चार्ज प्लेट है हम उसको एनोड प्लेट बोल रहे हैं, और जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज है उसे हम कैथोड प्लेट बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि प्लस माइनस से एनोड कैथोड को डिसाइड नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी प्लेट प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं है। मेनली क्या होना चाहिए कि जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑलरेडी कैथोड प्लेट ही होगी, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी दूसरी जगह, जहाँ पर आप लोग समझते होंगे कि नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड बोलते हैं, तो वहाँ पर किसी दूसरी सेल के वोल्टेज को अप्लाई आप करते हो। यहाँ ये खुद से एक सेल है, खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, तो इस वजह से यहाँ के कैथोड एनोड अलग अलग होंगे। तो ये होगा हमारा अभी तक सेल के बारे में कि किस तरीके से हमने एक सेल को डिज़ाइन किया जिसे हम डैनियल या बोल्टिक सेल बोलते हैं। तो इस टाइप की एक सेल बनाई गई, यही आपकी जो है इसमें पूरी केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन है। इसके आगे का हमारा जो टॉपिक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ की कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाफ रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे, वोल्टेज को किस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।